Om Namo Namaha. The vision of Param Pujya Swamiji Maharaj in Param Shraddheya Acharya Shri materialized with the formation of Bharatiya Shiksha Board in 2019. The establishment of this board revived and integrated the ancient knowledge traditions such as the Gurukul system and the Bharatiya Jnana Parampara. In doing so, it aims to create an authentically Indian model of schooling. Now the question is, what makes Bharatiya Shiksha Board truly unique? Holistic development is the answer. Beyond rote learning and textbooks, the compact curriculum of Bharatiya Shiksha Board nurtures the mind, body and spirit. It integrates with academics, sports, arts, yoga and vocational training to produce well-rounded individuals. The Bharatiya Shiksha Board is an amalgamation of ancient and modern. Its curriculum is a beautiful synthesis of traditional wisdom and contemporary knowledge. The goal is to produce not just knowledgeable scholars, but also compassionate and conscious human beings that will embody the ideal of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. The Bharatiya Shiksha Board is shaping tomorrow's leaders today. It is building a generation that is confident, resilient, rooted to its heritage and well-equipped for global success. Therefore, education acts as the basis for character building and prosperity by fostering growth, developing essential skills and promoting holistic development. This foundation enables both the individuals and societies to thrive morally, socially and economically, and this has been depicted by the whole dramatic presentation entitled Charitra Nirman evam Samriddhi ka Aadhar Shiksha, Education the Basis of Character Building and Prosperity. हमने तो जीवन के हर तत्व को, जीवन के हर पहलू को, जीवन के हर कड़वे और मीठे सच को खुद अनुभव किया है। मीडिया क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सबको, रिलेशनशिप को, पीआर को, सब देखा कि ये हो क्या रहा है। और उसके बीच में हमने अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया, और इसलिए यहाँ पर ये अनुष्ठान चल रहा है। तो अवध ओझा जी के लिए मैंने कहा भाई उनको समय हो तो उनको भी यहाँ बच्चों का ये अनुष्ठान भी देखेंगे, और क्योंकि हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के भी ये बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन अवध ओझा जी का। और वो भी लाखों करोड़ों युवाओं के एक टाइकॉन आइकॉन रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। तो आप भी दो शब्द कहो, फिर बच्चे कहेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी, एनपी सिंह जी और वर्मा सर, और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के सामने इतिहास घट रहा है। 1947 में देश पैदा हुआ, नवजात शिशु, और उस नवजात शिशु के सामने दो बाहुबली, एक अंडरटेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा खली यूएसएसआर। अब दो बाहुबलियों के सामने जब ये नवजात बच्चा आया तो यह हुआ कि अगर हम इस नवजात बच्चों को इस दो बाहुबली के सामने डाल देंगे, ये तो मार डालेंगे कूच के, और जहां बच्चा मरा देश खत्म। तो हमने डिसाइड किया 1947 में कि बंद अर्थव्यवस्था करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। पहले हम बच्चे को डाबर लाल तेल लगाएंगे, डाबर घुट्टी पिलाएंगे, और जब हमारा बच्चा इन बाहुबलियों से लड़ने की स्थिति में आएगा तब हम अपने बच्चे को मैदान में उतारेंगे। अब वो बच्चा आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। 1990 में एक दुर्घटना घट गई बच्चे के साथ, जबरदस्ती एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई, बहुत बड़ी। और दुर्घटना घट गई एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। और एलपीजी के पीछे पीछे आया एमपीआर। एलपीजी तो सबने सुना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एमपीआर आया पीछे पीछे साये की तरह।
माया, पतन और रोग। लेकिन गीता एक बहुत जबरदस्त बात कहती, सारी कहती है, एक तो बहुत जबरदस्त, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब ये देश फंसेगा, दुनिया फंसेगी, तो मैं आऊंगा। तो 91 में एलपीजी और एमपीआर, और 1995 में पतंजलि योगपीठ। जब विदेशी कंपनियों और पूंजीपतियों ने भारत में मॉल बनाना शुरू किया, केलॉग्स खाओ, केलॉग्स, मतलब मक्का हम पैदा करें, 5 रुपए किलो हम अमेरिका को बेचें, और 200 रुपए का 100 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स वो वापस हमको बेचे, मतलब फिर लूटे। तो महाराज जी का नहीं, पतंजलि का खाओ, पतंजलि का हम बना रहे हैं। 21वीं शताब्दी के इतिहास में के महानायक महाराज जी होंगे। जब चर्चा उठेगी कि 21वीं सदी में भारत को किसने संभाला, तो जो 10-12 नाम आएंगे उसमें एक प्रमुख नाम महाराज जी का होगा। स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो मेरा। महाराज जी जब इन विदेशी पूंजीपतियों ने मॉल खोलना शुरू किया, बोले अस्पताल खोलो, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलो, तो महाराज जी ने कहा हम बता रहे हैं डायबिटीज कैसे कंट्रोल होगी। महाराज जी ने कहा हम थायराइड हम बता रहे हैं। महाराज जी ने कहा बीपी हम दे रहे हैं, हम दवा दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अर्बनाइजेशन आएगा, नगरीकरण आएगा, बीमारियां साथ साथ आएगी। और जब पूंजीपतियों ने चारों तरफ शराब की दुकानें खोली, तो महाराज जी ने चारों तरफ योग ध्यान शिविर लगाए। इस देश को दोबारा कवच और कुंडल अगर किसी ने दिया, सूर्य से ही मिलेगा कवच और कुंडल। कवच यानी ध्यान, कुंडल यानी योग। और दोबारा इस देश को किसी ने कवच और कुंडल दिया तो महाराज जी ने दिया। अगर इस देश को अपने आप को बचाना है तो इस कवच और कुंडल को धारण करके रखना होगा। महाराज जी मैं महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि से आया हूं, गोंडा से। मेरी सर्जरी हुई है दांतों की, तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा महाराज जी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं भारत शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ हूं और इतना अच्छा लग रहा है। एक जगह विदेशी जब एक लास्ट लाइन बोलूंगा महाराज जी, जब ये विदेशी कंपनियां भारत आई तो ये हुआ कि यार पिज्जा कैसे बेचेंगे, यार ये जीन्स कैसे बेचेंगे, ये बर्गर कैसे बेचेंगे, ये तो सत्तू खाने वाला देश है, ये तो बाटी चोखा खाने वाला देश है, ये तो गन्ने का जूस पीने वाला देश है, कैसे कहेंगे ठंडा मतलब कोको कोला। तो उन पूंजीपतियों से कहा, उन पूंजीपतियों ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, किसी भी देश की अगर दिशा बदलनी हो तो वहां की शिक्षा बदल दो। तो 91 के बाद इतने मिशनरी प्राइवेट स्कूल, इतने, और उन प्राइवेट स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में अगर बच्चा बाटी चोखा लेके चला गया, मेरी बेटी लेके चली गई, तो उसकी क्लास टीचर ने कहा दिस इज इट्स बैकवर्ड फूड। मैंने कहा बहन जी बैकवर्ड? बहन जी इसको खा के हमारे बाबा भैंस को पकड़ लेते थे ऐसे हाथ से। बहन जी आप छिपकली देख के भाग जाती हो, आप कॉकरोच देख के बेहोश हो जाते हो, और आप इसको बैकवर्ड फूड कर रहे हो। बहन जी यही तो भारत की शान है। तो ये लिबरलाइजेशन अकेले नहीं आया, वो अपने साथ अपने प्रचारक लाया, स्कूल। और उन स्कूलों ने ये कहा कि अगर आप लेवाइस की जीन्स पहनते हैं तो आप बड़े आदमी हैं, अगर आप राडो पहनते हैं तो आप बड़े आदमी हैं। सर ये 400 रुपए का कुर्ता है, और 400 रुपए की कुर्ते के पहनकर आज मैं महाराज जी के यहाँ गेस्ट हूं। ये ज्ञान की कीमत है। तो इस देश को हमेशा
एक बड़ी प्यारी लाइन है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो जब जब माया ने सर उठाया, भगवान किसी ना किसी रूप में आए। तो प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर बन के आए, मध्यकाल में गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी बनकर आए, फिर जब हम गुलाम हुए तो स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के रूप में आए, और अब महाराज जी हैं, सदगुरु जी हैं। इसलिए इस देश के संतों के शरण में रहिए और उनकी बात सुनिए और भारत शिक्षा बोर्ड का प्रचार प्रसार का माध्यम बनिए। अगर आप चाहते हैं कि ये देश 2047 में एक महाशक्ति बने, क्योंकि परिवार महाशक्ति बनता है शिक्षा से, समाज महाशक्ति बनता है शिक्षा से, और राष्ट्र भी महाशक्ति बनेगा शिक्षा से। जय हिंद, जय भारत। ये ओझा जी बहुत बड़े विचारक भी हैं, वक्ता भी बहुत बड़े हैं। और मैंने इनका पहली बार किसी ने मेरे को वीडियो भेजा, फिर मैंने आपके 8-10 वीडियो सुने। मैंने कहा ये देखने में तो आदमी ठेठ देसी लगता है, लेकिन बड़ा बोलता बड़ा अच्छा है। और जब से पतंजलि से जुड़े और स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, बहुत सादगी में जीने वाले और बड़े एक मतलब जुनूनी व्यक्तित्व, पराक्रमी व्यक्तित्व है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन अवध ओझा जी का भी पुनः। वंदना जी के आशीर्वाद के बाद बच्चों को बुलाऊंगा। मैं बच्चों को सुनता हूँ ना, तो मुझे लोग बोलते हैं हम आपसे मोटिवेशन पाते हैं। जब मैं अपने इन आचार्य कुलम के बच्चों को देखता हूँ तो मैं खुद ही मोटिवेट हो जाता हूँ। हाँ, लोग कहते हैं व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। सो आचार्य कुलम माई मोटिवेशन, द स्टूडेंट्स आर माई मोटिवेशन। हाँ, ये बच्चे हमारी प्रेरणा है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ऊर्जा है। इनको देख करके हमको पता ही नहीं लगता, हमको लगता हम भी अभी 15-20 साल के ही हैं। उसी ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं। इतने प्यारे बच्चे हमारे। वंदना जी, आप इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हमारी श्रद्धामय बहन वंदना जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। भारतीय शिक्षा बोर्ड में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। और सच में ये तो एक जो है सनातन शाश्वत सत्य है कि शिक्षा से ही मानस का निर्माण होगा, चित्त चेतना का, विचार का निर्माण होगा। और ये पूरा जीवन तो जो है थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन पूरा एक साइकिल है। और उस विचार को विस्तार देने के लिए, उस विचार की चेतना को जन जन तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस पुण्य अनुष्ठान में आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आपका बहुत बहुत वंदन। आप बच्चों का आशीर्वाद। आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजांजैव न जानामि क्षम्यतां महानुभाव। जब मैं स्वामी जी को सुन रही थी तो एक बात ध्यान में आ रहा था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज का जो यह वर्ष है, जब मैं स्वामी जी को सुन रही थी और पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में सभी के विचार को, अमृत विचार को मैं सुन रही थी, तो हम सोच रहे थे कि भारत, विकसित भारत कैसा होगा, 2047 का भारत कैसा होगा। और जैसा होगा, जब वहाँ पर स्वधर्म की बात हो रही थी, स्वदेश की बात हो रही थी, स्वभाव की बात हो रही थी, स्वदेशी की बातें हो रही थी, तो निश्चित रूप से जब हम पतंजलि योग पीठ में आए हैं और जब हम यहाँ पर चरित्र निर्माण एवं समृद्धि का आधार शिक्षा की बातें कर रहे हैं और आचार्य कुलम में आए हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आप सभी अभिभावकगण जब जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम सबों को पता है कि स्वधर्म क्या होगा, स्वभाव क्या होगा, स्वदेश की बात क्या होगी, स्वदेशी की बात क्या होगी। तो इसलिए आज जिस पीठ में, जिस सभागार में हम सभी उपस्थित हैं, निश्चित रूप से वही हमारा श्रेयस और प्रेयस बनेगा। जब मैं प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी को सुन रही थी, हम लोग बचपन से उनकी पुस्तकों को देखते आ रहे हैं। मैं अक्सर अपने व्याख्यान में कहती हूँ कि हेलेडी रेस्निक की किताब जो रादुगा प्रकाशन और प्रगति प्रकाशन से है, आज तक भारत क्यों पढ़ता है। लेकिन हम सब उस समय भी जानते थे कि हमारे पास प्रोफेसर वर्मा जैसे विद्वान हैं और हमारे पास ऐसे विद्वान जब रहेंगे तो भौतिकी के सिद्धांत को पढ़ने के लिए पश्चिम की ओर, किसी रूस की ओर देखना आवश्यक नहीं है।
अक्सर मैं कहती हूँ कि जब हमारी विचारधाराएं, जब हमारी चिंताएं, जब हमारी आत्मिक वृत्ति जब इस स्वदेश के साथ, इस मिट्टी के साथ नहीं मिलेगी तो किस प्रकार के राष्ट्रीयता की विकास हम सभी करेंगे। अक्सर इसीलिए मैं चूँकि साहित्य की अध्येता हूँ और जैसा कि सर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र की अध्यक्ष हूँ, जहाँ पर कि हिंदी भी है, उर्दू भी है, बांग्ला भी है, उड़िया भी है, गुजराती भी है, कन्नड़ है, अनुवाद है और ऐसी तमाम भाषाएं हैं जिसके अंदर। तो मुझे भारत की बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिकता को अवश्य समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, गुनना पड़ता है और मुझे लगता है कि भारत के भाव की सृष्टि में इन भाषाओं का योगदान क्या होगा, इन भाषाओं के वो लेखक कैसे आएंगे जिसे हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं और स्वबोध को उजागर करते हैं। इसीलिए अक्सर मैं कहती हूँ कि यह जो शिक्षा पद्धति पश्चिम से आई, जिसमें हम फ्रैंकफर्ट स्कूल को पढ़ते हैं, जिसमें हम शिकागो स्कूल को पढ़ते हैं, जिसमें हम बर्लिन स्कूल को पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ें? हम क्यों नहीं कश्मीर स्कूल ऑफ थॉट को हम समझें? क्यों नहीं हम काशी स्कूल ऑफ थॉट को समझें? क्यों नहीं हम कांची स्कूल ऑफ थॉट को समझें? क्यों नहीं हम कन्नौज स्कूल ऑफ थॉट को समझें? और मैं मिथिला से हूँ, राजा जनक की नगरी से हूँ, माँ सीता जी की धरती से हूँ, तो क्यों नहीं मैं मिथिला स्कूल ऑफ थॉट को समझूं? जब महाराज जी कह रहे थे कि मौलिक कल्पना, तो मुझे जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति याद आ रही थी, और बार बार की शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे, विजयिनी मानवता हो जाए। आज इसी मानवता को एकत्रित करने के लिए आपके द्वारा, आपके पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, आपके तमाम संसाधनों के द्वारा जिस स्वदेशी का निर्माण कर रहे हैं, स्वदेशी के भाव का निर्माण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व को ठीक ठीक से अपनी शक्ति को दिखा सकेंगे। इसीलिए आज का जो यह दिवस है, जो शक्ति की बातें हम कर रहे हैं, एक आप पूरा विश्व युद्ध में लिपटा हुआ है और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। ऐसी ऐसी पुस्तकों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है जिसका कि शीर्षक ही बहुत उदास करने वाला है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में आनंद की परिकल्पना को हमने कभी भी नहीं त्यागा। हमने हमेशा अपनी देशस्था के साथ जीना सीखा। भले ही पश्चिम हमें कहता रहे कि पिछड़ेपन की बातों को लेकर के चलता रहे, लेकिन जो हमारी धरती है, जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारी चिंतना शक्ति है, इसीलिए टी.एस. इलियट को अपने वेस्टलैंड में लिखना पड़ा था। बृहदारण्यक उपनिषद से वह विषय को लेता है, लिखता है कि दा दा दा, पूरे वर्ल्ड वार हो रहा है, सब कुछ, लेकिन उसे क्या दिखाई दे रहा है? दा दा दा, दत्ता, दयध्वम और दमयत की बात कर रहा है। और पूरा का पूरा पश्चिम जब भी शांति की बात होती है, जब भी सहकारिता की बात होती है, जब भी समन्वय की बात होती है, जब भी मानवता की बात होती है, वह भारत की ओर देखता है। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए प्रिंट वाले आए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान क्या क्या बदला। हमने कहा कि आप देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कैलेंडर, आप देखिए कि वहाँ पर कौन कौन है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हैं वहाँ पर अग्नि पुराण की पुस्तकें हैं और ऐसी तमाम चीज़ें हैं, यज्ञ आदि कर्म के उसमें चित्र थे। हमने कहा क्या बदला है? इसीलिए हमारी भारतीय विचारधारा को, विचारना शक्ति को जब हटाने की कोशिश की गई तो खंड खंड अखंड टुकड़ों में जब लोग बंटने लगे, तो फिर भारत ने उसको, भारत की शक्ति ने, भारत के वेद वेदांत ने, भारत के अध्ययन ने, भारत की पद्धति ने उन्हें भारतीयता का बोध कराया। और स्वामी जी को हम सभी अखबार में देखते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उनके तमाम उत्पादों को देखते हैं, उसमें भारत वर्ष की जो विशिष्टता है, जो सुगंध है, वह आ रहा है। गुरु जी ने, प्रोफेसर वर्मा ने एक मौलिक कल्पना की बात की थी, बस उसे कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे याद आ रहा है, आप सबों ने निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी। निराला माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, 107 कमल चढ़ा चुके हैं, 108वां कमल गायब हो जाता है और जैसे ही आँख मूंदे हुए वो देखते हैं कमल को, मिलता नहीं है।
बहुत दुखी हो जाते हैं कि सारी संपूर्णता की ओर हम बढ़ रहे थे और 108वां कमल कहाँ गया, ये कैसे पूजन विधि जो है यह कैसे पूरी होगी। और बहुत दुखी में धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जिसके लिए करता ही रहा शोध। और वो अपने आप को आंख मूंद के बिल्कुल नेत्र सजल भाव से अपने आप को आत्म मंथन आत्म चिंतन करते हैं। माँ की स्मृति हो आती है, जो आपने स्मृति की बात की, माँ की स्मृति जैसे ही आती है तो स्मृति आपको जगा देती है। माँ की याद आते ही उन्हें याद आता है कि माँ हमें क्या कहा करती थी, राजीव नयन। और वो उद्धत हो जाते हैं, कटार लेते हैं, कहते हैं क्या हुआ जो एक नयन, एक कमल के पुष्प गायब हो गए, मेरे पास तो दो दो राजीव नयन हैं। और जैसे ही निकालने के लिए उद्धत होते हैं अपनी आँखों को, भगवती जागृत हो जाती हैं, कहती हैं होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के वदन में लीन। आज जिस भारत में हम जी रहे हैं वह महाशक्तिशाली भारत है। 2047-30 ट्रिलियन डॉलर की बात तो बाद में हम करेंगे। स्वामी जी को सुनते हुए मुझे लग रहा था कि जहां इन बच्चों के कार्यक्रम को देखते हुए भारत की जीवंतता को, हम कृषि परकता को, उद्योग धंधे को, खेती को, किसानी को, तमाम तरह की चीज़ों को, जो डाइक्लोफेमिक रिएक्शन हमारे जीवन में हो रहे थे, जिस प्रकार की जैविकता की बातें वो कर रहे थे, और हम लोग अपने जीवन में उसी लिए उस उत्पाद की ओर मर रहे हैं, जा रहे हैं और अपने भोजन में ला रहे हैं, निश्चित रूप से पढ़ाई में, लिखाई में। और इसीलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की आप पुस्तकों को देखेंगे, जिस जैविकता की बात हमने अपने खाद्य में कर रहे हैं, वही जैविकता की बात हम अपनी पुस्तकों में कर रहे हैं। यदि हमें अब जैविक खाना चाहिए, जैविक ऑर्गेनिक फूड चाहिए, तो ऑर्गेनिक थॉट क्यों नहीं चाहिए? और ऑर्गेनिक थॉट में हम चलेंगे तो हमें भारत की वे तमाम भाषाएं भी चाहिए, भारत की वह जीवन पद्धति भी चाहिए, भारतीय भावों से भरी हुई शिक्षा भी चाहिए। इसीलिए आप उस पुस्तक को पलट करके देखिए, चाहे आवरण के पृष्ठ पर जो रेखांकन है और जो उसमें विषय, जो कंटेंट दिए गए हैं, जो उसकी पद्धति है व्याख्या की, वह इतनी अद्भुत अपूर्व है कि मैं बड़े बड़े बच्चों को, शोधकर्ताओं के बीच में इस पुस्तक का, भारतीय शिक्षा बोर्ड के पुस्तक का मैं रेफरेंस देती हूँ। और इसीलिए आज का जो यह विषय है, आज की जो यह चिंतना है, क्योंकि बार बार वो हमें सिखाता है, हमारे वेद वेदांत सिखाते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता। आज हम उस धरती से इतना ही लें जितने की हमें आवश्यकता है। और ये सारी विचारधाराएं जब पश्चिम तिलमिला रहा है, छटपटा रहा है, बिल्कुल युद्ध की विभीषिका में झुलसा हुआ है, लगा हुआ है, तो उसे भारत की याद आ रही है, हमारे ऋषि मुनियों की याद आ रही है, उस आश्रम परंपरा की याद आ रही है, उस गुरुकुल की याद आ रही है, उस मातृदेवो पितृदेवो भव की याद आ रही है। और इन सभी चीज़ों का समुच्चय जो है आचार्य कुलम है। और जिस भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर हम काम कर रहे हैं, आप उसमें पढ़िए, आपको एक संस्कारित बालक मिलेगा। आप इतने ताकतवर अभिभावक बनिए कि अपने बच्चों को आचार्य कुलम में डालिए। आप देखिए अंग्रेजी स्कूल के बच्चों को, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो बिल्कुल अनावश्यक रूप से डायलेमेटिक मूड में रहते हैं, वो जीवन के आनंद को नहीं ले पा रहे हैं, वो प्रकृति को नहीं देख रहे हैं, भारत की नदियों को नहीं देख रहे हैं। भारत में जो व्यक्ति रहेगा वह गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र की चर्चा करेगा, वो मिसिसिपी, नाइल और टेम्स नदी की चर्चा नहीं करेगा। यदि हमें भारत में रहना है, भारत को जानना है, तो हम स्काई लार्क और पैंसी के फूलों की बात नहीं करेंगे, हम गेंदा, गुलाब और चमेली और बेला के फूलों की बात करेंगे। इसलिए भारत का बोध होना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के लोग जब बाहर जाते हैं, जब उनको एबोरिजिनल इंडियन कह के मार करके भगाया जाता है, जब उनकी हत्या की जाती है, तब हमें अपना देश बहुत याद आता है। और तब जब ऐसे समय में, संकटपूर्ण समय में, हमें जो उस संकट से निकालने का जो कार्य है, जिस तरह से आचार्य कुलम और उसके माध्यम से जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं ऐसे बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रही हैं, तो उस भारतीयता के बोध के साथ, उस देशस्था के साथ हमें उस महाविद्यालय में, उस स्कूल में जाना है। नहीं तो यदि ऐसा नहीं होता तो इतने सारे ओल्ड एज होम नहीं खुले होते। आपको चाहिए
अभिभावक ओल्ड एज होम में नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ पर कि परिवार की शिक्षा मिलेगी, जहाँ अपने देश की शिक्षा मिलेगी, अपने परिवेश की शिक्षा मिलेगी और इसीलिए अपने परिप्रेक्ष्य की भी चर्चा हम सबों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने बुलाया मुझे। वो आचरण की सभ्यता की बात जब कर रहे थे उपेंद्र जी, तो मुझे गेहूं और गुलाब की याद आ रही थी। मुझे लगा कि गेहूं तो ठीक है चाहिए, लेकिन गुलाब भी हमें चाहिए, और गुलाब का जो सौंदर्य है, जो उसकी खुशबू है, इसी भारतीय जीवन पद्धति में है, जिसकी ओर हम सभी स्वामी जी के निर्देशन में जो हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय हिंद। तो वंदना ने अपने प्रबोधन में सारे सनातन के सार को और शिक्षा के सारे मूल मूल्यों को समाहित करते हुए सबको उसके साथ एकात्म किया।